वेल दोस्तों, शुरुआत करते हैं। जहां जाते हैं हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो चैप्टर 2 का डिस्कशन कर रहे थे। चैप्टर 2 में हम लोगों ने बहुत सारी बातें देखा, एकदम आखिरी समय पे है। 20-25 पन्नों में ये चैप्टर हम खत्म भी करने वाले हैं। ठीक है, तो बात ऐसी थी, ईआरपी मॉड्यूल का डिस्कशन शुरू था। अरे याद है क्या आपको ईआरपी मॉड्यूल? बताओ ना मुझे, हाँ या ना। हाँ सर, हमको याद है। ईआरपी मॉड्यूल में क्या डिस्कस किया था हम लोगों ने? सबसे पहले देखा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बताओ ना, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर क्या देखा था? कि ये मॉड्यूल ऐसा है कि ये इसके अंदर क्या हो रहा है, फाइनेंशियल डेटा अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको ट्रैक कर रहा है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर डिफाइन कर रहा है ना। ग्लोबल अकाउंटिंग का सेटिंग, जैसे कि फिजिकल ईयर, पोस्टिंग पीरियड एक्सेट्रा, जनरल लेजर का अकाउंटिंग, टैक्स का कॉन्फ़िगरेशन, अकाउंट पेएबल रिसीवेबल एक्सेट्रा, है ना, असेट मैनेजमेंट, असेट का अकाउंटिंग एक्सेट्रा, ये सारे चीजों से डील कर रहा है सबसे पहला मॉड्यूल, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा मॉड्यूल कौन सा है बताओ ना? कंट्रोलिंग मॉड्यूल। कंट्रोलिंग मॉड्यूल के अंदर क्या देखा था? कंट्रोल कर रहा है सारे चीजों, ऑर्गेनाइजेशन के सारे चीजों को कंट्रोल कर रहा है ना। क्या क्या बातें देखी थी इसके अंदर? कोऑर्डिनेट, ये क्या कर रहा है बताओ ना? कोऑर्डिनेट, मॉनिटर एंड ऑप्टिमाइज, है ना। ऑर्गेनाइजेशन के सारे एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट और मॉनिटर और ऑप्टिमाइज कर रहा है। इसमें दो बातें देखी थी हम लोगों ने, कौन कौन से एलिमेंट? कॉस्ट एलिमेंट और रेवेन्यू एलिमेंट। ठीक है, कुछ फीचर्स है कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट एलिमेंट अकाउंटिंग आपको कॉस्ट और रेवेन्यू का ओवरव्यू प्रोवाइड कर रहा है। कॉस्ट सेंटर में क्या हो रहा है, एक से ज्यादा एलिमेंट है, उसकी पूरी कॉस्ट कितनी है, कैसे निकालना है, वो सब बता रहा है। एक्टिविटी, इसमें क्रॉस डिपार्टमेंटल प्रोसेसेस, बिजनेस के प्रोसेसेस है ना। इंटरनल ऑर्डर के अंदर क्या क्या है बताओ ना मुझे? ये क्या कर रहा है? कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक जॉब, सर्विस, टास्क, इसका ऑर्डर, आप इसका कॉस्ट आपको ट्रैक करने का है, तो वो इंटरनल ऑर्डर का मैकेनिज्म है ना, उससे वो ट्रैक कर रहा है। इससे बड़ा ही फायदा हो जाता कि जो टॉप मैनेजमेंट है वो ऑर्गेनाइजेशन को बड़े, है ना, लोअर स्टेज पे भी उनकी पकड़, अलाउ मैनेजमेंट, उसकी एबिलिटी बढ़ा देती है मैनेजमेंट की कि वो रिव्यू कर सके इंटरनल ऑर्डर एक्टिविटीज को, ताकि वो ज्यादा अच्छे डिसीजंस ले सके, है ना। प्रोडक्ट कॉस्ट कंट्रोलिंग, ये कैलकुलेट करता है प्रोडक्ट की कॉस्ट, है ना, एनालाइज करता है, और वो मार्केट कंडीशन के हिसाब से डिसीजन लेने के लिए काम में आती है वो इंफॉर्मेशन। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, इसमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट, पर्टिकुलर प्रोसेस कितना कंट्रीब्यूट कर रही है प्रॉफिट मार्जिन में, है ना, टोटल मार्जिन के अंदर, तो ये एनालाइज होता। प्रॉफिट सेंटर अकाउंटिंग, पर्टिकुलर सेंटर का कितना फायदा है, नुकसान है, वो कैलकुलेट कर सकते। ये सारी बात हम लोगों ने क्या में डिस्कस किया था? कंट्रोल मॉड्यूल। देखो हम लोग क्या डिस्कशन कर रहे थे? ईआरपी मॉड्यूल। ईआरपी मॉड्यूल में सबसे पहला कौन सा देखा था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरा कंट्रोलिंग। तीसरा कौन सा है? सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसमें हाई लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है। स्टार्ट कहां से हो रहा है? राइट फ्रॉम इंक्वायरी, है ना, टू ऑर्डर, एंड देन एंडिंग विथ डिलीवरी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें रे? की फीचर तो सर इसके ऐसे है कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर सेटअप कर रहा है ना, जिसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल है, डिवीजन, बिजनेस एरिया, प्लांट, सेल्स, है ना, एक्सेट्रा। ये ऐसी बहुत सारी बातें है। आगे डिस्कस करते हैं क्या क्या बातें हैं। असाइनिंग, देखो, सेटअप, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर सेटअप हो गया, फिर ऑर्गेनाइजेशन के यूनिट असाइन कर रहे हैं, प्राइसिंग कंपोनेंट डिफाइन कर रहे हैं, है ना, ये ऐसे सारे, फिर बिलिंग, टैक्स रिलेटेड डेटा, कस्टमर मास्टर डेटा एक्सेट्रा, ऐसी सारी चीजें हैं।
सेल्स और डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस जो है कैसी कैसी है, पहले तो इसके अंदर हम बात क्या की कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन की नहीं, ईआरपी मॉड्यूल। प्री सेल एक्टिविटीज भी ईआरपी मॉड्यूल के अंदर है, जैसे कि यानी प्रोस्पेक्टिव कस्टमर से अपॉइंटमेंट फिक्स करना, डेमो बताना, डिस्कशन करना और उससे उसको कोटेशन सबमिट करना, फिर सेल्स ऑर्डर बुक करना, फिर इन्वेंट्री है क्या चेक कर लेना, है ना। देन उसके बाद में गुड्स डिलीवर करने का, बिलिंग करना है, पैसा लेना है, ये सारे एक्टिविटीज सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाते हैं। हम लोग डिस्कशन काय का कर रहे थे, तुम लोगों ने याद भी नहीं दिलाया, प्रोजेक्टर बंद ही है ना। कैसे रे तुम्हारा दिमाग घूम गया है ना, क्यों बे नाइक, हाँ काय राजा नाइक, हाँ वो क्यों नहीं आ रहा रे, अपना क्या नाम था, अनिकेत तिजारे, तेरा घट्ट मित्र नाइक साहब गांव को गया, साले को पकड़ के लाना, वहां टाइम पास करता हूं, कौन है गांव में, हाँ तो इतना हंस रहा, यानी कोई है, अनिकेत तिजारे देख रहे भाई, ये बोल रहा नहीं गांव में कोई तो भी है बोले। नहीं ना सर। चलो, तो हम लोग डिस्कशन क्या क्या कर रहे थे, ईआरपी मॉड्यूल। ईआरपी मॉड्यूल के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद में क्या है, एचआर, ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स के अंदर क्या है, बहुत बड़ी असेट है ह्यूमंस, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्सेस में हम क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं ह्यूमन एचआर का, ह्यूमन रिसोर्सेज का परफॉर्मेंस, उसका प्रमोशन मैनेज कर रहे हैं, कंपेंसेशन मैनेज कर रहे हैं, पेरोल हैंडल कर रहे हैं। ये सारी बातें एचआर डिपार्टमेंट के अंदर ही आती है। पेरोल और पर्सनल डिपार्टमेंट, यानी पेरोल और पर्सनल डिपार्टमेंट ही डील कर रहा है एचआर को, ह्यूमन रिसोर्स को, है ना। और ये एम्प्लॉय रिलेटेड सारा डेटाबेस मेंटेन करके रख रहा है, उसका अटेंडेंस, टाइम, है ना, डेट, वेज एक्सेट्रा, यहां तक के पीएफ, ईएसआई, है ना, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, ये भी सारी चीजें हैंडल कर रहा है। अरे हाँ या ना बोलो ना। हाँ, ये मॉड्यूल जो है स्टार्ट कहां से हो रहा है, एम्प्लॉय या वर्कमैन के शीट से, है ना। उसके बाद में रेगुलर अटेंडेंस, उसका डेजिग्नेशन मास्टर, देन अटेंडेंस के लिए मैग्नेटिक फिंगरप्रिंट या डिजिटल डिवाइसेस, उसके बाद में, है ना, अगर ऑटोमेटेड सिस्टम है तो आपकी मंथली सैलरी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगी। इस मॉड्यूल के अंदर फाइनेंशियल एंट्रीज भी हम परफॉर्म कर सकते हैं। हॉलीडे मास्टर भी इसके अंदर इंक्लूड रहता है, जैसे पॉसिबल हॉलीडेज आप पहले से डाल सकते हो, है ना। और ये सारे फिगर ऑथोराइज पर्सन को ही दिखेंगे, किसी को भी दिखेंगे ऐसा नहीं है भाई, मैं एम्प्लॉय हूं तो मेरा डेटा मेरे को ही दिखेगा या एचआर डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव को दिखेगा, ऐसी सारी इसके अंदर क्या है सिस्टम। अरे समझा क्या, बताओ ना। हम लोग डिस्कस क्या कर रहे थे, ईआरपी मॉड्यूल। ईआरपी मॉड्यूल में सबसे पहला कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा कंट्रोलिंग, तीसरा सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, चौथा एचआर, है ना, पांचवा प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग ये बहुत बड़ा मॉड्यूल है, इसका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन का प्लानिंग और मैनेजमेंट करना, है ना। इसमें प्लान्ड प्रोसीजर है, मास्टर डेटा, सेल्स एंड ऑपरेशनल प्लानिंग, डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग एक्सेट्रा, ऐसी बहुत सारी चीजें प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर है ना। मास्टर डेटा में वर्क सेंटर राउटिंग, एसओपी यानी सेल्स एंड ऑपरेशन प्लानिंग, डीआरपी यानी डिस्ट्रीब्यूशन प्लानिंग, एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, कैपेसिटी प्लानिंग, प्रोडक्ट कॉस्ट प्लानिंग, ऐसी चीजें, है ना, कौन से मॉड्यूल में है, प्रोडक्शन प्लानिंग मॉड्यूल के अंदर। सही बोला गलत बोला मैं, 100% सही बोला। आगे बढ़ते हैं, मटेरियल मैनेजमेंट मॉड्यूल क्या डील कर रहा है बताओ। देखो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, ईआरपी। पहला कौन सा देखा था रे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर, प्रोडक्शन प्लानिंग,
अब आगे देखते हैं मटेरियल मैनेजमेंट। मटेरियल मैनेजमेंट में क्या क्या बातें देखी थी सर? प्रोडक्शन प्लानिंग क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट क्या है? अरे भाई मटेरियल मैनेजमेंट अलग है। प्रोडक्शन के लिए लगने वाला जो रॉ मटेरियल है वो डायरेक्टली प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट परचेस कर सकता क्या? हाँ, उसको तो कौन परचेस करेगा? मटेरियल मैनेजमेंट ही है ना। उसका रिकॉर्ड कौन रखेगा? मटेरियल। तो सिर्फ प्रोडक्शन वाले को चाहिए तो उसको परचेस रिक्विजिशन देना पड़ेगा। उसकी परचेस रिक्विजिशन इवेल्युएट होगी, है ना। फिर उसके बाद में अगर सैंक्शन हो गई, सही में जरूरत है तो कोटेशन मंगाएंगे, कोटेशन को इवेल्युएट करेंगे, परचेस ऑर्डर देंगे। ध्यान रहे, परचेस ऑर्डर जब देंगे तो खाली पीली नहीं देंगे, उसके साथ में हम बताएंगे स्टॉक आइटम कौन सा चाहिए, उसका डिस्क्रिप्शन, देन क्वांटिटी कितनी चाहिए, देन रेट, कौन से रेट पे हम लेने वाले। हम तो अप्रूव्ड सप्लायर से ही लेते ना, झोपायचं नहीं। ध्यान रहता मेरा ध्रुव तारे, है ना। साले बहुत मारूंगा मैं, है ना। मैं एक नंबर का क्या हूं? साला चल भंगा बोल रहे मेरे को, हाँ, है ना। प्रथम शिक्षी। तो रेट ऑफ परचेस हम अप्रूव्ड वेंडर से ही परचेस करते और रेट हमारे ऑलरेडी फिक्स रहते, है ना। ड्यू डेट, गोडाउन, है ना, कहाँ पे गुड्स डिलीवर करना है, ये सारी चीजें काय के अंदर दे देंगे? परचेस ऑर्डर के अंदर। फिर एक्चुअल गुड्स रिसीव करेंगे तो काय के अंदर रिकॉर्ड होगा? GRN, MRN या GRN, गुड्स रिसीव्ड नोट या मटेरियल रिसीव्ड नोट। अबे बोलो ना, मटेरियल रिसिप्ट नोट। कोई बोलता भी नहीं, माँ अकेला ही बड़बड़ करता। तुम्हारा देखो सर, है ना। हम आराम से बैठेंगे, नींद आई तो सो जाएंगे, है ना। तुमको नींद आई तो तुमको पढ़ाना पड़ेगा, है ना रे, है ना। तुम्हारी नोट्स नहीं मिल रही वो तुम्हारा प्रॉब्लम है, हमको तो पढ़ाना पड़ेगा। क्यों रे? वो देखना नाइक तो ऐसा मुस्कुरा रहा है ना? हाँ, चलो। इशू ऑफ, एक बार मटेरियल आ गया तो फिर क्या करेंगे? जिस डिपार्टमेंट को चाहिए था, भले वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रहे या और कोई, उसको क्या करेंगे? इशू, है ना। पेमेंट टू वेंडर, बताओ ना मुझे, पेमेंट टू वेंडर यानी सामने वाला फुकट में देगा क्या तुमको गुड्स? है ना, कोई बात नहीं, इस बार मत दे पैसे, है ना। ऐसा होगा क्या? हाँ, सामने वाले को पैसा तो देना ही पड़ेगा, है ना। सब वेरीफाई कर लेंगे, क्वांटिटी क्वालिटी सब वेरीफाई करके पैसा तो देना पड़ेगा। ये हो गया मटेरियल मैनेजमेंट। अरे हम लोग थे कहाँ, बताओ ना? ERP मॉड्यूल के अंदर। ERP मॉड्यूल की शुरुआत कैसे किया था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग, है ना। दूसरा कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, HR, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, है ना, मटेरियल मैनेजमेंट। उसके बाद में अगली 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 बात, क्वालिटी मैनेजमेंट की बात। अरे बोलो ना, क्वालिटी मैनेजमेंट। क्वालिटी मैनेजमेंट क्या है सर? अरे यारा गहरा मत समझो सर। आप ERP को, आप जो प्रोडक्ट बना रहे, प्रोडक्ट बनाने वाले कौन हो? आप, है ना। रॉ मटेरियल परचेस करने वाले कौन हो? आप। प्रोसेसेस परफॉर्म करने वाले कौन हो? आप। लेकिन उसकी क्वालिटी कौन मैनेज करेगा? ERP। ये कैसे सर? मॉड्यूल ही कुछ ऐसा है ना। इसका एम क्या है? क्वालिटी की प्लानिंग करने का एम है ना। तो क्वालिटी का प्लानिंग कैसे करेंगे? तो सीधी सीधी बात है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट मीट कर दो तो क्वालिटी तुम्हारी क्या है? अच्छी। ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ये क्या चीज है सर? ऐसी सिस्टम है जिसमें प्रॉपर स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हैं मैन्युफैक्चर्ड गुड्स स्पेशली। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्पेशली क्या करना पड़ेगा? रैंडम। अबे विसरले काय, कल देखा था हम लोगों ने, है ना। कभी भी जाएंगे सरप्राइजली रैंडमली इंस्पेक्ट करेंगे। सिगरेट है वहां पे, सिगरेट मैन्युफैक्चरिंग करने की तुम्हारी फैक्ट्री है, कभी भी जाएंगे, है ना। हाँ हाँ, तुम्हारी फैक्ट्री है खंबा बनाने की, है ना, तो कभी भी जाएंगे पूरा गटक के देखेंगे, फिर देखेंगे आता कि नहीं आता, है ना। आ गया तो क्वालिटी अच्छी है ना। और नाली में अगर सो गया तो फिर तो देखना ही नहीं पड़ता, है ना। फिर तो कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के आगे निकल गए। सही है ना? नहीं, हाँ
नाइक तो अभी भी डोल रहा है ना। चलो, क्वालिटी अश्योरेंस क्या है? पहले तो प्रोसेसेस आइडेंटिफाई करो, उनका इंटरएक्शन, उन प्रोसेसेस का सीक्वेंस, ये सब आइडेंटिफाई करो। और उसके बाद में की रिजल्ट एरिया कौन से, इस प्रोसेस से मुझे क्या मिलता है ये देखो, कि अल्टीमेटली इस प्रोसेस से ये चीज मुझे मिलती है ना। फिर वो प्रोसेस की गड़बड़ी निकालो। कभी कभी ऐसा रहता है कि आपको करना रहता है ये, इसके बीच में आज तक तुम क्या करते रहते, ऐसा घूम के यानी ऐसा घूम के फिर ये परफॉर्म करते, है ना। और ये सालों से ऐसा चालू है, बहुत इतने डिपार्टमेंट रहते, है ना, कि सिर्फ ये वाला डिपार्टमेंट इधर है करके ये घूम के इधर आ रहे, इधर जा रहे हैं, फिर मटेरियल इधर जा रहा। ऐसा हर बार करने में कितना, है ना, पेट्रोल जाता, कितना डीजल। फैक्ट्री मालूम है ना, 30-30 एकड़ की, 100-100 एकड़ की फैक्ट्री रहती है ना। हर बार ऐसा करने में, क्योंकि तुम्हारा ये डिपार्टमेंट यहाँ बना हुआ है, हर बार ऐसे हो रहा है। यहाँ पड़ित जगह पड़ी हुई है तुम्हारी, पड़ित म्हणजे माहिती है ना, खाली जगह पड़ी हुई है, वेस्ट जगह, है ना। और ऐसा कभी लोड लिया ही नहीं, चल रहा तो चल रहा है, चलने दिया। फिर आप बराबर आइडेंटिफाई करेंगे, अंदर घुसेंगे। क्वालिटी अश्योरेंस क्या बोल रहा है, आप पहले प्रोसीजर आइडेंटिफाई करो, है ना, वेरीफाई करो, की रिजल्ट एरिया आइडेंटिफाई करो। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया की रिजल्ट एरिया, ये भलते ही जगह पे है, इसको यहां से हटाओ और इसके जगह यहां कहीं पे भी डाल दो, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, है ना। अब यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, अब घूम के और यहां से यहां, यानी यहां अब आपका बहुत सारा काम आसान हो रहा। पहले कितना लेबर लगता था इधर से इधर में, अब वो क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है ना। तो ये की रिजल्ट एरिया आपको क्या करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई। ये तभी आइडेंटिफाई होगा जब आपको सारे प्रोसेसेस बराबर पता है। समझा कि नहीं समझा? समझा ना। मेरा एक दोस्त है जो इसी पे प्रैक्टिस करता। काय पे प्रैक्टिस कर रहा है वो, ईआरपी पे प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपका बिजनेस, साल के 2-3 ही क्लाइंट करता हूं, सीए है हमारे साथ में था, और साल के 3-4 ही क्लाइंट करता बोले मैं, बाकी नॉर्मल प्रैक्टिस तो मेरा स्टाफ ही कर लेता। वो थोड़ा अलग ही चाहे, वो सब हर चीज को सॉफ्टवेयर से मैचअप कर देता। बोले जीएसटी के रिटर्न को मेरे को कॉल नहीं लगाने का, बोले, है ना। क्लाइंट को सिखा देता कि तू, तेरा ये सॉफ्टवेयर है, ये बटन दबा, तेरा हो जाएगा, दिक्कत रही तो मेरा स्टाफ कर लेगा, है ना। वो उसमें ध्यान ही नहीं देता, और उसका 100% ध्यान बड़ी कंपनी पकड़ता है कोई, और उसको बोलता कि भाई मैंने तेरा प्रॉफिट जितने परसेंट से, ये देख ले पिछले साल तेरा इतना प्रॉफिट है, ये इतना इतना सेल तेरा हो रहा है, और इतने चेंजेस है, तो इतना प्रॉफिट इस साल का रहना चाहिए तेरा, है ना। पूरा बना के दे देता बजटेड। अब इससे मैं जितना प्रॉफिट तेरा बढ़ा के दूंगा, उसके परसेंटेज में मेरी फीस, और वो चैलेंज से बोलता कि मैं जो फीस ले रहा हूं मैं तुमको निकाल के दे दूंगा, है ना, उससे ज्यादा निकाल के दे दूंगा। और तुम्हारा तो 1 साल का सेविंग, यानी मेरे 1 साल की फीस है, बोले तुम्हारा तो सालों साल वैसा बचता रहेगा। और वो पूरे सिस्टम प्रोसीजर आइडेंटिफाई करता, सजेशन देता, तुम चेंज करो बिजनेस का स्ट्रक्चर तुम्हारा, और प्रॉफिट मेकिंग बढ़ा के। कस्टमर वही, तुम्हारे सप्लायर वही, है ना, लेकिन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन का वर्किंग में बदला दूंगा, है ना। कुछ सॉफ्टवेयर जो आप मैन्युअली चीजें करते हो उसके लिए सॉफ्टवेयर में लगवा दूंगा, और आपका प्रॉफिट बढ़ा के दूंगा। जब तक प्रॉफिट बढ़ता नहीं मेरे को पेमेंट करना मत, ताकत से बोलता। हर बार 3-4 क्लाइंट करता, बस टकाटक 40-50 लाख रुपए का रिसिप्ट निकाल लेता, है ना। 25 लोगों का स्टाफ है उसके पास में, मुंबई में ऑफिस है। अरे ताकत लगती है ना, 25 लोगों को सैलरी देना इतना आसान बात थोड़ी है। 10,000 रुपए महीना की भी सैलरी पकड़ लो तो 2.5 लाख रुपए महीना देना है ना उसको, ऑफिस का मेंटेनेंस अलग, तो सारा सब कुछ वो मैनेज करता है बस। और बोले मेरे को नॉर्मल ट्रेडिशनल प्रैक्टिस करना है ही नहीं। करता वो प्रैक्टिस तो सब करता, लेकिन वो मेन फोकस उस पे रखता। तो ऐसा ये कैसे होता है, ये प्रोसीजर आइडेंटिफाई करना पड़ता है ना। अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में रहते ऐसी चीजें अपन ध्यान नहीं देते, और समझता अपन भी ध्यान देवे तो समझ सकता, लेकिन उतना हम ध्यान देते ही नहीं है, है ना। तो
इसके बाद में क्वालिटी इंप्रूवमेंट। क्वालिटी इंप्रूवमेंट क्या है? नेवर एंडिंग प्रोसेस है, और क्वालिटी इंप्रूवमेंट बदलते रहती है based on technology, based on economy, based on political situation, ambition, dream, competition, etc. इन सारे चीजों के वजह से क्वालिटी बदलते रहती है। ये हम लोगों ने कौन सा वाला मॉड्यूल देख लिया बताओ मुझे? क्वालिटी मैनेजमेंट मॉड्यूल। बताओ रे, ईआरपी के मॉड्यूल कौन कौन से थे, बोलो ना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट। अब कौन सा है? प्लांट का अरे मशीन का मेंटेनेंस कर रहे सर आप, उसमें ईआरपी का क्या काम है? नहीं, ईआरपी अंगार है। तुम मेंटेनेंस ईआरपी थोड़ी करने वाला है, मेंटेनेंस तो मैकेनिक ही करेगा। लेकिन कब, कौन से रीडिंग पे कब मेंटेनेंस किया था, क्या चीज डाला था, अब आगे का मेंटेनेंस कब करना है, उसका शेड्यूल कौन मेंटेन करता है? ईआरपी। इससे इतना फायदा, ईआरपी ये भी सोचता कि कम से कम ब्रेकडाउन होना चाहिए, यानी आपकी मशीन कम से कम खराब होना चाहिए। हम टेक्निकल वर्ड क्या बोलते हैं उसको? ब्रेकडाउन। सीधे भाषा में बोलना है तो क्या बोलेंगे? मशीन बंद गिरनी नहीं चाहिए। ले रे, ले ले रे, ले ले मजा ले, ना 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 ना। बस अबे बोलना। हाँ चलो, किस्सा खत्म। हाँ, तो हम लोग कहाँ पे थे बताओ रे? पेज नंबर 50, राइट ना? बोलते भी नहीं बच्चे, एक नंबर के लुच्चे है बच्चे। हाँ, प्लांट मेंटेनेंस ये क्या कर रहा है? ये मॉड्यूल मेनली मेंटेन कर रहा है इक्विपमेंट को, और इफिशिएंट प्लानिंग कर रहा है प्रोडक्शन और जनरेशन शेड्यूल। आपका प्रोडक्शन डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान। नहीं तो तुमने प्रोडक्शन चालू किया, आज देखो, आज मेरे साथ में क्या हुआ, आज मुझे पढ़ाना शुरू करना है और मेरी नोट्स खत्म, दिख नहीं रही। ऐसे ही आज बहुत बड़ी ऑर्डर मिल गई, आज प्रोडक्शन शुरू करना है, आज ही प्लांट खराब हो गया, तो आपका प्रोडक्शन शेड्यूलिंग बिगड़ रहा है ना। काय की वजह से? मेंटेनेंस की वजह से। अरे सही है गलत है? सही है। तो उसी को ये क्या बोल रहा है ये मॉड्यूल? ये मेंटेनेंस हैंडल कर रहा है, ऐसे मेंटेनेंस करता है इक्विपमेंट को, इफिशिएंट प्लानिंग करता है प्रोडक्शन का, ताकि है ना आपके जनरेशन प्रोडक्शन के शेड्यूल अफेक्ट ना होवे, है ना। ये जो है दिस एप्लीकेशन कंपोनेंट प्रोवाइड अस, ये क्या करता है? ये ईआरपी का मॉड्यूल और कुछ भी नहीं दे रहा है, कॉम्प्रेहेंसिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दे रहा है। सर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन? यस। काय का? मेंटेनेंस के एक्टिविटीज का सॉफ्टवेयर शेड्यूल जो आपकी कंपनी परफॉर्म करती है। ये क्या करता है? कॉस्ट इफेक्टिव। अरे आप पॉइंट बना देते रहते ना, इसको 1 2 3 4 लिख देते ना, कभी भी ध्यान रखना ऐसा पैराग्राफ याद नहीं रहता, पॉइंट याद रहते, तो पॉइंट बना देने का, उसके चीजें वही, भले पूरा पैराग्राफ लिखेंगे लेकिन कैसा बना देंगे उसको? पॉइंट में, याद रखने में आसानी हो जाती। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? वसुधा ताई, अनिकेत तिजारे, चिन्मय गुलवे, मोहित गांधी, रिद्धि, अरे बोलो ना रे। सही है। हाँ सर, सही है। सही सर। टेस्ट कैसी गई? टेस्ट चिन्मय आया नहीं बेटा तू आज, तबीयत खराब हो गई? नहीं सर, अभी ठीक है, कल से आऊंगा। अच्छा, हाँ, मेरी नोट्स लेके गया साले तू हाँ है ना, यही नहीं थी। सर, मोहित भी तो ये नहीं आया आज। मोहित लेके गया? अच्छा, बराबर है, ये है मोहित आया ही उसके लिए था, हाँ, बदला लेने के लिए, है ना मोहित? ए मोहित। नो सर। बोला रे भाई। हाँ, चलो ठीक है। तो ये हम अच्छा मुझे ये बताओ, पेपर कैसा रहा आप लोगों का? आसान था? क्या सर? आपको मैं बता दूं, वो सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस रिसेंट अटेम्प्ट में, यानी अभी से आप पीछे पीछे जाओ, वो अटेम्प्ट में पूछे हुए हैं सारे। मैंने एक भी क्वेश्चन अपने नोट्स में का नहीं डाला, है ना। सारे के सारे क्वेश्चन कहां से डाले? कैटलिस्ट में से।
और कैटलिस्ट के अंदर क्या रहता है, पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन और आंसर। और फॉर्चुनेटली आपके पास में कैटलिस्ट नहीं थी, तो आपके लिए वो क्वेश्चन पूरी तरह से नया था। समझ में आया क्या? तो अब उतना कॉन्फिडेंस आ गया कि हैंडल कर लोगे? अबे बोलो ना। हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। वसुधा ताई, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कल, डिफिकल्टी वन लाइन सीएस स्पीड वाला, वो हाँ ताई, सर। हाँ पहले मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता था वो सारी चीजें, अब मुझे नहीं लगता कि वो चीज आएगी, है ना। मेरे को मेरे नोट्स में देना पड़ता, मैंने नोट्स पहले बनाई हैं, आगे जाके सिलेबस और बदलेगा तो मैं तो दूंगा ही ना सारी चीजें, बट वो अभी उसका ट्रेंड नहीं है ताई, समझा ना। हाँ सर। हाँ, वन लाइन सीएस स्पीड का मतलब रहता कि कंट्रोल नीचे के लाइन में, देखो ये मेरा कर्सर है, और अगर वन लाइन सीएस स्पीड बोलूं तो नीचे के लाइन में चले जाएगा। समझ में आ रहा है? टू लाइन सीएस स्पीड बोलूं तो 2 लाइन नीचे चले जाएगा कर्सर। समझ में आ रहा है क्या ताई? हाँ सर। हाँ सर, है ना। रिद्धि हलवा दिया, ए रिद्धि ताई, हाँ सर। बदमाश है ना तू, 1 नंबर की। अरे बोलना। नहीं सर। नाइस। और हाँ, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल की बात कर रहे थे। ये एक मॉड्यूल जो है ये मेंटेन कर रहा है इक्विपमेंट को, इफिशिएंट प्लानिंग कर रहा है प्रोडक्शन और जनरेशन का, है ना। ये कॉम्प्रिहेंसिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो मेंटेनेंस एक्टिविटीज संभाल रहा है। ये कॉस्ट इफिशिएंट, ध्यान रखो, है ना, पैसा कम मेंटेनेंस ज्यादा, ऐसे मेथड सजेस्ट कर रहा है जो कॉस्ट इफिशिएंट है ना। ऐसा होता है, अरे अपना ध्यान नहीं रहता, अपन मैन्युअली काम बराबर नहीं करते। हाँ, खराब हो गया क्या प्रोजेक्टर, ठीक है उसको रिपेयर कर लो, रिपेयर कर लो प्रोजेक्टर की। वो ट्यूब कितने की आती मालूम है क्या? 25-25 हजार रुपए की। उससे अच्छा एनालिसिस करो, 2-4 हजार और ज्यादा देके नया प्रोजेक्टर ले लो। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन अपन ध्यान नहीं रखते, हाँ ले लो दूसरा, कर लो रिपेयर, ठीक कर लो, है ना। वही अगर ईआरपी मॉड्यूल के अंदर आप काम करते हो तो वो सारे चीजों का ध्यान रखता है, नए प्रोजेक्टर के एक्सपेक्टेड कॉस्ट, इसका डिप्रिसिएशन कितना हुआ है, इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ, सब इंफॉर्मेशन आपके सामने रख देगा, है ना। पहले आपको आपका स्टाफ सिर्फ इतना ही बोल रहा था प्रोजेक्टर खराब है ना। ईआरपी क्या बोलेगा? प्रोजेक्टर खराब है, उसका डिटेल या ऐसा ऐसा है, वो देख के आप 1 मिनट में बोलेंगे फेंक दो उसको, है ना, कबाड़ी में दे दो, नया खरीद लो। समझ में आ रहा है क्या? तो ये फर्क रहता है, ये कॉस्ट इफिशिएंट मेथड, है ना, दे रहा है, ठीक है। इतना ही नहीं, रिस्क बेस्ड मेंटेनेंस, रिस्क ज्यादा मेंटेनेंस ज्यादा, रिस्क कम मेंटेनेंस कम, है ना। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, है ना। भाई प्रॉब्लम आने से पहले उसको मेंटेन कर लो, प्रिवेंटिव। और कॉम्प्रिहेंसिव आउटेज प्लानिंग, कभी कभी आउटेज करना पड़ता ना, बंद रखना पड़ता, ऐसा होता है ना, बैंक वाले बोलते है ना इस डेट को हमारा सर्वर ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बंद रहेगा 1 दिन के लिए, ऐसा होता है ना, तो उसका भी प्लानिंग कर देता है। जब भी मेंटेनेंस है तो तुम काम कर सकोगे क्या? नहीं कर सकोगे, वो बता देगा इस डेट को ऐसा ऐसा, हम इसमें कम से कम ऑर्डर है, सारे लेबर छुट्टी पे है, ये त्योहार का दिन आया हुआ है, इसी दिन हम क्या कर लेंगे, आउटेज कर लेंगे, यानी उस दिन मेंटेनेंस की एक्टिविटी परफॉर्म कर लेंगे, उसका भी, है ना। और पावरफुल वर्क ऑर्डर को मैनेज कर सकेगा, ज्यादा से ज्यादा वर्क ऑर्डर अचीव कर सकेगा, ये सारी बात है। सही बोला गलत बोला? अरे ऑब्जेक्टिव क्या है बताओ ना मुझे इसका। ऑब्जेक्टिव है मिनिमम ब्रेकडाउन को अचीव करना। सही बोला गलत बोला मैंने? प्लांट को वर्किंग कंडीशन में रखना, और वो भी कैसे? लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट पे, सस्ते से सस्ते कॉस्ट पे। अबे हाँ या ना बोलो। हाँ, 100% हाँ। आगे बढ़ते हैं मित्रों, मेरे प्यारे क्लासवासियों, है ना। अब कीप मशीन एंड अदर फैसिलिटीज ऐसे कंडीशन में रखने का है जो परमिट करे ऑप्टिमम कैपेसिटी पे, है ना। ऑप्टिमम यानी अप्रोप्रिएट कैपेसिटी पे मशीन चलते रहे, बिना रुकावट के,
बिना तकलीफ के। समझा क्या? वो ईआरपी मॉड्यूल ऐसे मेंटेनेंस रखता कि खर्चा तो कम, ऑप्टिमम प्रॉफिट मेकिंग कैपेसिटी पे, है ना, बिना इंटरप्शन के वो मशीन चलनी चाहिए। सही है गलत है बोलो ना, है ना। और इंश्योर करता है, क्या इंश्योर करता है? अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन। ऐसा होगा ही नहीं कि तुमको अर्जेंट काम है और मशीन खराब हो गई। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ मशीन, बिल्डिंग, सर्विसेज, है ना, जब भी आपको जरूरत है वो अवेलेबल रहे, है ना। इसमें क्या क्या चीजें हैं देखो। इसमें इक्विपमेंट ईआरपी मॉड्यूल, काय का ईआरपी मॉड्यूल? प्लांट मेंटेनेंस ईआरपी मॉड्यूल में इक्विपमेंट मास्टर है ना। इक्विपमेंट मास्टर में स्टैंडर्ड, ये रिपोजिटरी ऑफ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन, है ना, वो इक्विपमेंट की स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड दी हुई रहेगी। देन मेंटेनेंस इक्विपमेंट या प्लांट मेंटेनेंस प्रोवाइड करता है वैरायटी ऑफ अलग अलग रिपोर्ट प्रोवाइड करता है जिसको आप रिव्यू और मैनेज कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, है ना। अबाउट देखो इसमें क्या चीज है, बहुत वेरियस रिपोर्ट है और उसके बेसिस पे आप इक्विपमेंट को, यानी इंफॉर्मेशन है उसके बेसिस पे इक्विपमेंट का मेंटेनेंस परफॉर्म कर सकते, है ना। प्लांट मेंटेनेंस रिपोर्ट भी इसके अंदर है जिसको आप रिव्यू करेंगे और वो इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के शेड्यूल्स देंगे या ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेनेंस के शेड्यूल बनाएंगे। अलग अलग रिपोर्ट में आपको कौन सी इंफॉर्मेशन मिलती बताओ ना। स्टेटस, उनसे सर्विस का, किस तरह का सर्विस आपको करने का है, कौन से पीस ऑफ इक्विपमेंट का। मेंटेनेंस के मैसेजेस मिलते रहेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस ऑफ वो सर्विस ऑकर, भाई इसके पहले कब हुई थी, अब वो सर्विस कब हो रही है। सारे ट्रांजैक्शन, ऑल इक्विपमेंट ट्रांजैक्शन, ये सारी बातें हैं। सही है गलत है बोलो ना। सही है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया कौन सा वाला मॉड्यूल, प्लांट मेंटेनेंस मॉड्यूल। अब अगला मॉड्यूल कौन सा है, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, है ना। प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल को समझते हैं उसके पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या चीजें परफॉर्म किया। रे मेरे को पेज नंबर बताओ जिसपे वो है 40, यस 40। देखो क्या क्या बातें हैं मुझे बताओ। ईआरपी मॉड्यूल ही डिस्कस कर रहे थे ना, अरे हाँ या ना। हाँ, सबसे पहली बात कौन सी थी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, फिर कंट्रोलिंग, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर, प्रोडक्शन प्लानिंग, है ना, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी मैनेजमेंट, प्लांट का मेंटेनेंस। अब काय का डिस्कशन करते, प्रोजेक्ट सिस्टम। सर ये क्या बड़बड़ है, ये समझ में नहीं आया, बताओ प्रोजेक्ट सिस्टम कौन से खेत की मूली है। मुझे एक बात बताओ, ये बिल्डर लोग रहते, बिल्डर लोग क्या करते रहते, क्या बोलते रहते, है ना, उसके कोई तो भी अलग 4 फ्लैट स्कीम बना रहा वो, तो वो क्या बोलता, प्रोजेक्ट पे जा रहा, ऐसा नहीं बोलता बिल्डिंग पे जा रहा, है ना, साइट पे जा रहा है या प्रोजेक्ट पे जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। तो वो एक बिल्डिंग बनाना यानी एक प्रोजेक्ट है मेरा, मुझे काम करना है। समझ में आ रहा है क्या, है ना। वैसे तो आप भी प्रोजेक्ट पे हो, इंटरमीडिएट करना है, माय प्रोजेक्ट इज इंटरमीडिएट। अरे समझ में आ रहा है क्या, आप वो कॉलेज में प्रोजेक्ट करते हो यानी कोई तो भी एक एक्टिविटी करते हो, प्रोजेक्ट। समझ में आया क्या। अरे ऐसा ही इसके अंदर एक मॉड्यूल है ना, है ना, प्रोजेक्ट सिस्टम मॉड्यूल, ठीक है। तो एक कोई तो भी प्रोजेक्ट, जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करना है, बड़ा काम करना है, उससे आपको पैसा मिलेगा। कोई ऑर्डर आई, कोई अलग ऑर्डर, नॉर्मल से आप जॉब यूजर के हिसाब से काम परफॉर्म करके देते हो, है ना। फॉर एग्जांपल आप वो आया था ना, चिप्स की फैक्ट्री सेटअप करके देते हो, या आप कोई तो भी एक गणपति की मूर्ति बना के देते हो। तो आपके लिए क्या हो गया, वो गणपति की मूर्ति बना के देना यानी क्या हो गया, एक प्रोजेक्ट। 22 फीट की मूर्ति, ज्यादा ही बोल दिया क्या मैंने, है ना, ज्यादा हो गया, दो बहुत ही कम हो जाएगा, है ना। तो फिर 5 फुट की मूर्ति का क्या है, प्रोजेक्ट, है ना। फिर वो उसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स भी लगेंगे, है ना, इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स इसके अंदर रहेंगे, जो क्या करेंगे,
प्लान और मैनेज करेंगे प्रोजेक्ट को। अरे समझ में आ रहा है क्या? और ना सिर्फ प्रोजेक्ट, पोर्टफोलियो मैनेज करेंगे। पोर्टफोलियो यानी तुम्हारे पास में एक ही प्रोजेक्ट रहेगा या 1760 प्रोजेक्ट रहेंगे? 1760। तो ये 1760 प्रोजेक्ट का पोर्टफोलियो मैनेज करना पड़ेगा ना। कभी कोई प्रोजेक्ट आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, उसको अर्जेंटली परफॉर्म करना पड़ेगा। कोई प्रोजेक्ट कम काम का है, आराम से किया तो भी चलेगा। इसी को क्या बोलते रहते? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अरे सही है गलत है बोलो? सही है, 100% सही है। बताओ ना मुझे, मैं बराबर बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? सही बोल रहे हैं ना सर? इट हैज सेवरल टूल्स। देखो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स में, इसमें बहुत सारे अलग अलग टूल्स है जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस को, है ना, कैसा कर देता है? आसान कर देता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस यानी क्या? तो उसमें कॉस्ट कितना लग रहा है, उसके बजट का प्लानिंग, उसका शेड्यूलिंग, है ना, उसके वो प्रोजेक्ट को लगने वाले मटेरियल सर्विसेज का रिक्विजिशन भेजना, वो रिक्विजिशन को एग्जीक्यूट करना। और ये सब कब तक करना पड़ेगा आपको? जब तक आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। ये जो आपको नॉर्मल चीजें करना है ना, ये हमारे ईआरपी के अंदर कैसी है? इंटीग्रेटेड है। प्रोजेक्ट सिस्टम हमारे ईआरपी के अंदर क्लोजली इंटीग्रेटेड है ना। लॉजिस्टिक, मटेरियल मैनेजमेंट, सेल डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोडक्ट प्लानिंग मॉड्यूल, इन सब चीजों को यूज करके प्रोजेक्ट सिस्टम क्या करता है? प्रोजेक्ट को, है ना, यूज करता है। कोई भी प्रोजेक्ट को आपने इनिशिएट करने से पहले ईआरपी मॉड्यूल बोलता है बताओ आप वो प्रोजेक्ट काय के लिए कर रहे हो, आपके प्रोजेक्ट का गोल क्या है, डालना पड़ता है ईआरपी में, है ना। प्रोजेक्ट गोल इज क्लियरली डिफाइंड, है ना, सो दैट अगर वो प्रोजेक्ट का गोल फिक्स हो गया तब जाके आप क्या कर सकते हो? उसके एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में ला सकते हो, है ना। हैपेजेड काम करना अलग है ना। अपन लोग क्या करते हैं आरसीएफ में? हैपेजेड, अरे खराब हो गया क्या प्रोजेक्टर, आना 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 पा 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 पा, है ना, बोलवा बोलवा। ऐसा नहीं, ये सिस्टम नहीं हुआ। सिस्टम से वर्क होना चाहिए, और सिस्टम से वर्क होने के लिए आपको पहले प्रोजेक्ट का गोल क्लियरली डिफाइन करना पड़ेगा, सारे एक्टिविटीज को स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। सही बोला गलत बोला मैंने? बताओ। इतना ही नहीं, प्रोजेक्ट मैनेजर को टास्क असाइन कर देना पड़ेगा, है ना, कि कौन कौन से टास्क विद इन बजट, विद इन टाइम परफॉर्म करने का है। ये सब कौन कर रहा है रे? बताओ ना। ईआरपी मॉड्यूल। सही बोला गलत बोला मैंने? बोलो ना। वसुधा, अनिकेत, चिन्मय, मोहित, रिद्धि, भाविका, कोमल, है ना, नाइक। सही बोल रहा हूं ना? जी सर, एकदम सही बोल रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है सर, है ना। तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वाला मॉड्यूल पूरी तरह से खत्म। अब बात काय की है? सप्लाई चेन के मॉड्यूल की। आप मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी। पेज नंबर बताओ रे, कौन सा था? 40, 41, है ना। क्या क्या बातें डिस्कस कर रहे थे? अरे बोलो ना। ईआरपी मॉड्यूल, अरे हाँ या ना? हाँ, ईआरपी मॉड्यूल का डिस्कशन शुरू था। ईआरपी मॉड्यूल में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कंट्रोलिंग, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, एचआर, प्रोडक्शन प्लानिंग, मटेरियल मैनेजमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस, प्लांट मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट सिस्टम, आगे क्या है? सप्लाई चेन। बताओ रे मुझे, सप्लाई चेन क्या है? तो सारे लोग बताओ जल्दी, लवकर लवकर सांगा, क्या है रे ये सप्लाई चेन? बताओ ना। सप्लाई चेन का नाम भले ही सप्लाई है, लेकिन इसकी शुरुआत कहां से होती है? रॉ मटेरियल सप्लायर से प्रोक्योर करना और फिनिश गुड्स कस्टमर को डिलीवर करना, है ना। तो वो रॉ मटेरियल ऑर्डर देने से लेके तो डिलीवरी ऑफ फिनिश गुड्स तक की जो पूरी चेन है, इसी को क्या बोलते रहते? सप्लाई चेन। सही बोला गलत बोला मैंने?
100% सही बोला। अरे बोलो ना हाँ या ना। हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे मुझे बताओ। सप्लाई चेन नेटवर्क जो है ये ऑटोनॉमस है या सेमी ऑटोनॉमस, है ना। ये ऑटोनॉमस या सेमी ऑटोनॉमस बिजनेस एंटिटीज है ना, जनरली सप्लाई चेन को फॉलो करते रहते है ना। ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है काय के लिए, प्रोक्योरमेंट, फिर वहां से मैन्युफैक्चर करो, फिर डिस्ट्रीब्यूशन एक्टिविटीज सेटअप करो, है ना, किससे, वो प्रोडक्ट से रिलेटेड। ये मॉड्यूल आपको एक्सटेंसिव फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करेगा, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग और प्लानिंग। और इनफैक्ट ये मॉड्यूल हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, सिर्फ वो अलग अलग मॉड्यूल ईआरपी के यूज होंगे सप्लाई चेन मॉड्यूल। यानी ये तुमको ध्यान में आ रहा है क्या, सब एक दूसरे से क्या है, लिंक है, इंटर कनेक्टेड है इसमें, है ना। ये 3D सॉफ्टवेयर बना हुआ है इनका, है ना। रो से भी रिलेटेड है, कॉलम से भी रिलेटेड है ना, जेड एक्सिस से भी समझ में आ रहा है क्या, ऐसा ये है। ये एनालिटिक्स हम लोगों को दे रहा है, जिसमें ये रॉ मटेरियल प्रोक्योर करेगा, उसको इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फाइनली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करेगा, फाइनली प्रोडक्ट डिलीवर करेगा कस्टमर को थ्रू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। आखिरी का जो पॉइंट बताया ना मैंने, ये सबसे अंगार है इसमें, आखिरी वाला पॉइंट, ये इतना पॉइंट, इतना हिस्सा एकदम जबरदस्त है। मेरी खुद की नोट्स रहती थी ना, तो उसमें मस्त पॉइंट बने हुए मिल जाते थे। अब थोड़ा ज्यादा समय जा रहा, अब क्या करे, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बताए इसका हल हो मेरे भाई, कि एक तरफ हम उससे ना 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 ना। चलो समझ में आ रहा है क्या, बोलो हाँ या ना। हाँ ना सर, जास्तच झालं। हाँ, अब आप ही मुझे बताओ, यू जस्ट टेल मी, है ना। आप ही बताओ, यू कैन ऑप्टिमाइज यूर सप्लाई चेन। ऑप्टिमाइज यानी सही करो आपके सप्लाई चेन को, है ना। जिस आप सही करो थ्रू मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग से, डिमांड के प्लानिंग से, सप्लाई नेटवर्क के प्लानिंग से, है ना, डिटेल्ड शेड्यूलिंग क्रिएट करके, है ना, प्रोडक्शन इंटीग्रेशन को रीडिफाइन करके, है ना, ट्रांसपोर्टेशन शेड्यूलिंग करके आप क्या कर सकते हो। देखो ये आखिरी वाला पॉइंट ये डायग्राम के जरिए बताया, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करो, मैन्युफैक्चर करो, डिस्ट्रीब्यूट करो कस्टमर के तक, है ना, या कंज्यूमर तक। तो ये है पूरी की पूरी सप्लाई चेन की प्रोसेस। सही बोला गलत बोला मैंने, एकदम सही बोला सर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या डिस्कस करते हैं बताओ। CRM, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, बहुत अंगार चीज है, ध्यान देना, एक एक पॉइंट सुनना, इसमें बड़ी गजब चीज है। ध्रुव गुप्ता झोपायचं नहीं, मेरी बात अलग है ना। कस्टमर रिलेशनशिप मॉड्यूल क्या बोल रहा है, इसका एम है इंप्रूव करना, है ना, संबंध, रिलेशन, है ना, समझा ना, इंप्रूव करना, क्या, संबंध, है ना, एग्जिस्टिंग कस्टमर से, है ना, नए प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढना और पुराने कस्टमर का दिल जीत लेना, इसी को क्या बोलते हैं, है ना। ये बात बराबर नहीं है, लेकिन इधर उधर फालतू दिल जीतने में कोई फायदा नहीं है ना। गवर्नमेंट एक ही परमिट करता है ना। बट ये मॉड्यूल का बोलना क्या है, समझा क्या आपको, है। एक बात पहले तो इंप्रूव करना एग्जिस्टिंग कस्टमर से रिलेशन, न्यू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर ढूंढना और पुराने कस्टमर का दिल जीत लेना। मैंने नहीं बोला हुआ है कुछ भी, यहां लिखा हुआ है ना, लिखा हुआ है ना, बोलो ना रे,
हाँ सर। वर्चुअल वालों, हाँ, है ना। देन दूसरी बात, ये हमारा पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट क्या बोला हुआ है? दूसरा पॉइंट, ये जो सिस्टम है ना, ये एक सॉफ्टवेयर है जो हेल्प कर रहा है। काय में हेल्प कर रहा है? कलेक्ट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज। क्या कलेक्ट, ऑर्गेनाइज और मैनेज कर रहा है? ये कस्टमर की इंफॉर्मेशन को। सही बोला गलत बोला मैंने? हाँ ना सर, है ना। देन तीसरी बात, ये क्या कर रहा है? इंफॉर्मेशन जो है ना, ये जो सीआरएम जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, है ना, क्या हम फालतू में कलेक्ट कर रहे हैं ये इंफॉर्मेशन? हाँ, ये इंफॉर्मेशन इनफैक्ट एक्सेस करेंगे और एंटर करेंगे एम्प्लॉई अलग अलग डिपार्टमेंट में। समझ में आ रहा है क्या है? कस्टमर एक है, लेकिन तुम्हारे ऑर्गेनाइजेशन में तो 1760 डिपार्टमेंट है ना। अरे भाई, ऑर्डर लेने वाला डिपार्टमेंट अलग है, गुड्स देने वाला डिपार्टमेंट अलग है, सेल्स टीम अलग है, लेकिन कस्टमर वही है जो तीनों से डील कर रहा है ना। किससे उसने चिल्ला के बोला होगा, किससे उसने अच्छा बोला होगा, है ना। तो हर एक जन अपना अपना फीडबैक रिकॉर्ड करेंगे ताकि उसका नेचर समझ में आएगा, उससे कैसे बात करने का है, कैसे डील करने का है। इसके लिए हिस्ट्री पता रहना चाहिए। मेरे को इसकी हिस्ट्री मालूम है ना, है ना। मेरे को इसकी हिस्ट्री क्या मालूम है? 20 मिनट। तो मैं इससे डील करते वक्त बराबर वो हिस्ट्री। और वैसे भी देख लेना, हम जो बोलते हैं ना इंटेलिजेंस, ये क्या रहता? उसको पुरानी चीजें, भाई एक दुकान में मैं गया, है ना, मैं एक दुकान में गया, वो दुकान ने मेरे को 5 रुपए की चीज 50 रुपए में दिया, ठीक है। अब मेरे को भंडा दिया, दुकान वाले ने मेरे को, है ना, फंसा दिया नहीं बोलने का, ये फंसा दिया चीप वर्ड है। लेवल का वर्ड कौन सा है? भंडा दिया। समझ में आ रहा है ना तुमको, है ना। मेरे को दुकान वाले ने भंडा दिया, मैं भंड गया। अब आगे अगले बार मेरे को वही चीज लेना है, मैं उसी दुकान में गया, है ना। 5 रुपए की चीज वापस वो 50 रुपए में बोल रहा। बताओ मैं लूंगा क्या? नहीं लूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास में क्या है? हिस्ट्री। ये इसी के लिए तो इसमें क्या करते हैं सीआरएम में, वो कस्टमर ने हर एक जगह पे कैसा कैसा डील किया हुआ है वो पूरा, है ना, रिकॉर्ड करके रखते। डिफरेंट डिपार्टमेंट, चाहे सेल्स रहो, मार्केटिंग रहो, कस्टमर सर्विस रहो, ट्रेनिंग रहो, प्रोफेशनल डेवलपमेंट रहो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, एचआर डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, सारे जगह पे। और ये हर कोई वो इंफॉर्मेशन को यूज करता है जब भी उसको उसके साथ में डील करने का है। चौथी बात, कौन सी बात? चौथी बात, है ना, डिटेल्स ऑफ एनी कस्टमर, डिटेल ऑफ एनी कस्टमर कॉन्टैक्ट्स ऑल्सो स्टोर्ड इन द सिस्टम। वो कस्टमर का डिटेल भी स्टोर कर लेते। रैशनल इतना ही है इस अप्रोच में कि इस चक्कर में देखो उस कस्टमर को क्या एग्जैक्ट प्रॉब्लम गया ये समझ में आ जाता ना। उसने 10 बार फोन किया कि मेरा प्रोजेक्टर का रिमोट खराब हो गया, है ना। अब कभी और अलग से अलग पर्सन आ रहा है, वो उसका प्रोजेक्टर खराब हो रहा है। अगर हिस्ट्री नहीं है तो समझेंगे ही नहीं कुछ। कौन सा प्रोजेक्टर पूछेंगे अपन, है ना। और वही अगर सीआरएम मेंटेन किया तो उसने कॉल किया तो मेरे पास में पूरा डिटेल आ जाएगा कि इसके पास में इस क्वालिटी का प्रोजेक्टर है, 4 बार उसका रिमोट खराब हो चुका है। अच्छा सर आपका रिमोट खराब हुआ था ना, कोई बात नहीं सर, है ना, मैं अभी आपको कुरियर करवा देता हूँ, या मैं आपकी कंप्लेंट मैंने लॉग इन कर लिया, आपको 10 दिन के अंदर आ जाएगा। अब क्योंकि आपको स्क्रीन पे दिख रही है, नहीं तो वो बोलेंगे हेलो, हम भी बोलेंगे हेलो, है ना। समझ में आ रहा है क्या? और फिर मेरा प्रोजेक्टर 56789, वापस मॉडल नंबर बताओ, कंफर्म करो, आधा 2-4 घंटे 3 कॉल उसमें जाएंगे, फिर प्रॉब्लम, वो डील कंप्लीट होगी ही नहीं। समझा ना। तो ये सारी बातें, डिटेल ऑफ कस्टमर का कांटेक्ट, उसका सारा रैशनल यही है कि इस चक्कर में सर्विस इंप्रूव हो जाएगी, है ना। और थोड़ा सा हमारा भी उसमें पर्पस है, हम बिजनेसमैन है ना, तो वो कस्टमर की इंफॉर्मेशन हम यूज कर सकेंगे टारगेटेड मार्केटिंग पे। सर ऐसा कैसा कि कस्टमर से ही हमको समझ में आता कि प्रोडक्ट फॉल्टी है साला,
ये प्रोडक्ट को बंद करो, या इसमें ऐसा चेंजेस करो, या कस्टमर बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है ऐसे प्रोडक्ट के लिए, ये सब बंद करके नया प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करो, है ना। तो ये सारी चीजें, ये जो कस्टमर हमको इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये हमें आगे जाके बहुत ज्यादा काम की भी रहेगी। समझ में आ रहा है क्या, हाँ या ना? हाँ, है ना। सीआरएम क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है एंटरप्राइज का रिलेशनशिप कस्टमर से, है ना। ये यहां तक के कितने पॉइंट लिखे थे हमने वहां पे, 4, ये 5वां। अब बहुत अंगार चीज बताऊंगा, आप बोलोगे सर कितना सारा सोच लेते बिजनेस में, है ना। अरे हाई वैल्यू कस्टमर, मेरे साथ में मेरा एक अकाउंट है कोटक महिंद्रा बैंक में, मेरे को पैसे डिपॉजिट करना रहता ना, तो मैं कभी बैंक में नहीं जाता, कॉल लगाता, वो बैंक में से आदमी आता पैसे लेने के लिए, है ना। तो और अब मेरे को, है ना, फिर या मेरे को कुछ भी काम करने का है तो मैं वो बैंक में जाता नहीं, सिर्फ कोटक, बाकी बैंक अकोला अर्बन में जाता बराबर, है ना, लेकिन वहां नहीं जाता। क्यों? क्योंकि उनकी एक स्कीम है प्रीमियम कस्टमर की, पर्टिकुलर कुछ अमाउंट का अगर सेविंग अकाउंट के अंदर डिपॉजिट रहता है तो वो प्रीमियम कस्टमर, तो प्रीमियम कस्टमर के फैसिलिटीज देते। मैं कितना भी एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस करूं, है ना, मेरे चेक बाउंस हो जावे, है ना, मेरे को कोई वहां चार्जेस नहीं लगते, है ना। नहीं तो 500 रुपए चार्जेस लगते चेक बाउंसिंग के, मालूम है क्या आप लोगों को, लेकिन मेरे को कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, है ना, क्योंकि वो प्रीमियम। तो देखो ये सीआरएम मॉड्यूल है, ये सीआरएम मॉड्यूल आपको हेल्प करेगा डिटरमाइन करने में हाई वैल्यू कस्टमर, है ना। बिना फालतू में जिस कस्टमर से अपने को फायदा नहीं है उसको बम सर्विस दे रहे, और जो लाखों का करोड़ों का हमको बेनिफिट करके देता, वो आया तो उसको कंदा पानी भी नहीं पूछते, चल सटक काय प्रॉब्लेम होता तुमचा, है ना, रोज रोज येता इथं। अरे पहले देखो ना वो कस्टमर कौन सा है, हाई वैल्यू कस्टमर है ना। तो उसके साथ में इंटरेक्शन बढ़ाओ, उसका डॉक्यूमेंट करो, उसको बिल्कुल तकलीफ नहीं होनी चाहिए। वैसे भी पैरेटो एनालिसिस पता है क्या आपको क्या है ना, 80% कस्टमर 20% ही कंट्रीब्यूट करते हैं, और 20% कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन में 80% कंट्रीब्यूट करते। एक सर्वे किया गया था इटली में कि इटली की जो वेल्थ है 20% लोगों के पास में 80% वेल्थ है, और बची हुई 20% की वेल्थ 80% लोगों पे है ना। वैसे ही हर ऑर्गेनाइजेशन में ये डिफरेंशिएशन रहता, कुछ कस्टमर बहुत अच्छे रहते तो उनको सर्विस भी कैसी मिलनी चाहिए, अच्छी। जैसा मैं इसका कितना ध्यान रखता, है ना, सिद्धेश खंडेलवाल का मालूम है ना तुमको। हाँ, बराबर बोला गलत बोला मैंने, अबे बोलना। हाँ, ऐसी बात है, कळलं की नहीं कळलं सांगा, कळलं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं मित्रों, है ना। और ओनली लार्ज ईआरपी, देखो ये सीआरएम मॉड्यूल नहीं है क्या, बहुत बड़ी बात है। ये छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में सीआरएम मॉड्यूल नहीं रहता, इसके लिए कैसा लगता, लार्ज। समझ में आ रहा है क्या तुमको ध्रुव गुप्ता, कौन सा वाला लगता है इसको, लार्ज। हाँ, लार्ज ईआरपी पैकेजेस में ही सीआरएम मॉड्यूल रहता, छोटे मोटे में नहीं रहता। सही बोला गलत बोला मैंने, सही बोला, है ना। अब ठीक है, यहां तक मैं क्या कर देता हूं, यहीं पे अब कर देता हूं क्लोज। बहुत सारी चीजें इसके अंदर है ही है, 7 पॉइंट हम लोगों ने देख लिए, इसमें काफी कुछ देखा, है ना। क्लोज नहीं करता हूं मैं, यहीं पे क्लोज करता हूं, यानी तूने बुक ही क्लोज कर दिया, है ना, वो पैराग्राफ वहां पे क्लोज कर रहा हूं अब। हाँ, ये बेटा क्वेश्चन ये 4-4 मार्क के ही आते, 4 मार्क 6 मार्क, है ना। तो अपने को क्या करना पड़ता, हवा देख के पतंग उड़ाना पड़ता। पॉइंट्स तो बहुत सारे मिल गए, है ना। अब मेन पहले तो हमारा इंटेंशन क्या रहेगा, ये यानी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसके ऊपर सिर्फ शॉर्ट नोट बोली भी है,
तो शॉर्ट नोट में वो 5-6 पॉइंट दे देंगे, एक पॉइंट में सारे बेनिफिट के हेडिंग दे देंगे, है ना। और 4-5 मार्क का पूछा हुआ है। अगर एकदम ही पहले पूछते थे बड़े बड़े, अब तो बड़े क्वेश्चन पूछते ही नहीं है। फिर भी 8-1 मार्क का पूछ लिया तो फिर तुमको क्या है, बेनिफिट भी लिखना पड़ेगा, भले ही 2-2 पॉइंट 1-1 पॉइंट ही लिखो बेनिफिट में, है ना, और उधर भी 3-4 पॉइंट लिखना ही पड़ेगा। समझा कि नहीं समझा, है ना। यहां देखो, मैं तुमको जीएसटी में, लॉ में, बाकी सब जने बोलेंगे कि कभी इंटर में कभी मार्क और इसका बैलेंस नहीं रहता। 4 मार्क के लिए अगर जीएसटी में 2 लाइन की प्रोविजन है तो 2 ही लाइन लिखना पड़ता है, जबरदस्ती ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। लेन देख के मार्क नहीं मिलते इंटर में, ऐसा हम बोलते रहते और सही भी है, लेकिन उसको कुछ एक्सेप्शन है। कौन कौन से? ईआरपी, ईआईएस, है ना, ऑडिट, एसएम, ये कुछ जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, यहाँ पे तो थोड़ा बहुत तुम ही अपने आप को रखो ना वैल्यूअर के जगह पे। एक पेपर ने इसने, एक बंदे ने पूरा बराबर लिखा, एक ने सिर्फ 4 पॉइंट लिख दिया 4 मार्क के, एक ने 8 पॉइंट अच्छे से लिखे, किसको मार्क ज्यादा दोगे तुम, है ना। तो सीधा ये फर्क पड़ते रहता, ठीक है। और उसमें भी हम रिलेवेंट लिखेंगे, स्टडी मटेरियल वाला। अबे सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? सही। की बेनिफिट क्या है? आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, है ना। ये सबसे पहला बेनिफिट। आप कंटिन्यूअस फीडबैक लेंगे कस्टमर से रिगार्डिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, है ना, ठीक है। और देखो वो प्रोडक्ट कैसे चल रहा है, इफिशिएंट है, सेटिस्फैक्टरी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं हो रहे, ये आपको पता चल जाएगा। यहां तक कि आपको कस्टमर का अंडरस्टैंडिंग भी इंप्रूव हो जाएगा, उनके इश्यूज क्या रहते हैं ये समझ में आ जाएगा, कस्टमर की लॉयल्टी बढ़ जाएगी, कस्टमर का एजिटेशन कम हो जाएगा। एजिटेशन यानी, है ना, हाँ, गुस्सा कम हो जाएगा, ये सारी चीजें, है ना। ये हो गया कस्टमर के रिलेशन इंप्रूव। अरे सिर्फ रिलेशन इंप्रूव नहीं हो गया, आप ये मत सोचना कि तुम्हारा कुछ फायदा नहीं है, तुम्हारा बहुत फायदा है। अगर कस्टमर इंप्रूव कस्टमर का बेनिफिट हो रहा है, उसका सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू कस्टमर से इंक्रीज हो जाएगा। सही है गलत है? सही है ना। यूजिंग डेटा कलेक्टेड, है ना, ये डेटा आप मार्केटिंग कैंपेन में यूज कर सकते, पॉपुलराइज कर सकते ज्यादा इफेक्टिव तरीके से, है ना, ये फायदा है ना। और कस्टमर का रेवेन्यू भी इंक्रीज कर सकते, है ना। एक और चीज है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, है ना, ये आप मैक्सिमाइज कर सकते, बढ़ा सकते हैं। आपने देखा अमेजॉन के प्राइम कस्टमर को शिपिंग चार्जेस नहीं लगते, ऐसा कुछ रहता, है ना, एक हाथ तक गिफ्ट आ जाता दिवाली के वक्त वगैरह, है ना। तो ये रहता है अपसेलिंग और क्रॉस सेलिंग, है ना। अपसेलिंग क्या बोल रहा है? अपसेलिंग बोल रहा है ऐसी प्रैक्टिस जो प्रीमियम प्रोडक्ट सिर्फ स्पेशल कैटेगरी ऑफ कस्टमर को ही देते हैं, है ना। ये मेरे पास में प्रोडक्ट आया, मैं मार्केट में ओपन कर सकता ना, किसको भी दे सकता ना, नहीं, ये किसको मिलेगा, है ना, मेरे प्रीमियम, मेरे कस्टमर को ही मिलेगा, प्रीमियम कस्टमर या जो भी है ना। प्रीमियम प्रोडक्ट स्पेशल कैटेगरी के कस्टमर्स को ही मिलेगा, है ना। ये है अपसेलिंग, ठीक है। दूसरी और एक स्ट्रेटेजी है क्रॉस सेलिंग की। क्रॉस सेलिंग क्या बोल रहा है? हम कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट ऑफर करेंगे कस्टमर को बेस्ड ऑन प्रीवियस परचेसेस। उसने जो प्रीवियस परचेसेस किया हुआ है उससे हम क्रॉस सेलिंग यानी क्या कर रहे हैं, कुछ चीजें उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे रहे हैं, है ना। आप वो जाते हो ना कि रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो ओनियन सलाद कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती, कहीं कहीं छाछ कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाती, ऐसा होते रहता ना। तो वो है क्रॉस सेलिंग। इससे भी क्या होता है, बढ़ावा मिलता है, इससे भी
कस्टमर का सेटिस्फेक्शन बढ़ जाता। इतना ही नहीं, इंटरनल कम्युनिकेशन भी है ना अच्छा हो जाता। सीआरएम स्ट्रेटेजी बिल्ड कर रहा है बेटर कम्युनिकेशन विद इन द कंपनी। कैसे? अब ये कस्टमर है, मान लीजिए एक नंबर का कैसा है, लुच्चा और लफंगा। ये पहले एक डिपार्टमेंट के पास में आया, बम झंझट किया, उसने लिख के रख दिया। अब यही दूसरे डिपार्टमेंट के पास में जा रहा, तो बैकग्राउंड मालूम है ये कैसा है, इसको अलग तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरे है ना, मैं इसको उंगली दूंगा तो हाथ पकड़ेगा और कंधे पे बिठाऊंगा तो। हाँ, समझ में आ रहा है क्या? तो यानी अब इससे क्या हुआ, आपके डिपार्टमेंट का कम्युनिकेशन अच्छा हुआ ना उस कस्टमर के बारे में। सही है या गलत है ना? इस चक्कर में डिफरेंट डिपार्टमेंट कैसा वर्क करते हैं, एज अ टीम। सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं मैं? बोलते भी नहीं बच्चे, एक नंबर के लुच्चे हैं बच्चे, है ना। अब हाँ, ऑप्टिमाइज्ड मार्केटिंग, सीआरएम हमको बताता है कि कस्टमर की जरूरतें क्या है, कस्टमर के जरूरतों को अच्छे से समझ सकते हैं, कस्टमर का स्वभाव अच्छे से, संबंध ऐसे ही थोड़ी बनते, जरूरतें समझनी पड़ती, नेचर समझना पड़ता है ना, तब जाके अलाउ करेगा, है ना। देखो इससे बिहेवियर, कस्टमर का बिहेवियर, कस्टमर की जरूरतें अगर आपको समझ में आ गई ना ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप क्या कर सकते हो, करेक्ट टाइम पे करेक्ट प्रोडक्ट, है ना, करेक्ट मार्केटिंग करके राइट कस्टमर को दे सकते हो। समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए आपको ये सारी चीजें समझना पड़ेगा, और वो कौन हेल्प करेगा आपको, सीआरएम हेल्प करेगा। सही बोला गलत बोला मैंने? सही बोला, एकदम सही बोला। आज के लिए इतना ही का। अरे ले, तुमने मेरे को बोला भी नहीं यार, मैं इतना ये पढ़ा दिया, और आवाज तो देना था कि सेंटर व्यू है सर। क्यों रे? ओ सारे लोग सुन रहे ना? नहीं सर, वो सर वो सर इंटरव्यू अच्छा था सर। वैसे सेंटर व्यू भी अच्छा लगता। चलो ठीक है फिर, अब आपको चैप्टर 4 सेंटर व्यू में देखने का है। टाटा बाय बाय, सी यू।